नाजरीन, मैं हूँ कुर्बान बलोच। आजकल मुल्क में एक मरतबा फिर से सियासी कशीदगी के इम्कानात बढ़ते जा रहे हैं। मियाँ नवाज शरीफ को वतन वापसी के लिए पीटीआई हुकूमत ने ऐलान कर दिया है, कोशिशें कर रही है। उसके साथ साथ शरीफ खानदान के बहुत सारे जो लोग हैं उनके एहतसाब कोर्ट की तरफ से समन जारी हुए हैं। उसके साथ साथ कराची कोऑर्डिनेशन कमेटी के हवाले से जीडीए और पीटीआई में इख्तलाफात बढ़ते जा रहे हैं। जीडीआई के सेक्रेटरी जनरल अयाज लतीफ़ पल्ली जो ने धमकी दी है कि अगर ये कमेटी वापस नहीं की गई, ख़त्म नहीं की गई, तो जीडीआई इत्तेहाद से अलहदगी पे गौर करेगी। तो ये सूरत हाल है जो आज हम प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ आज मेहमान हैं सीनियर सहाफ़ी एजाज मार साहब। इससे पहले कि हम एजाज मार साहब से इन इश्यूज़ पे बात करें, जिन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और अपना फीडबैक हमें ज़रूर दें। एजाज साहब, हम आपको अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। थैंक यू। बहुत सारी चीज़ें तो मैंने बात कर ली कि पीटीआई कहती है कि भाई मौलाना नवाज शरीफ के बाहर जाने से पीटीआई के जो के लिए मसाइल पैदा हुए हैं, लोगों में उनकी जो साख है वो ख़राब हुई है और अब मियाँ नवाज शरीफ को वापस लाना चाहिए। तो आप क्या समझते हैं कि पीटीआई को उस वक्त पता नहीं था कि मियाँ नवाज शरीफ वाकई बीमार है, बाहर जा रहे हैं, या कुछ और था इसके पीछे? देखिए, ये तो पहले दिन से तय है कि जब मियाँ साहब वाला मामला हुआ, उनकी जिस तरह बीमारी का तमाशा लगाया गया कि जी हर घंटे बाद अभी इनकी जो है प्लेटलेट्स बढ़ रही हैं, अभी कम हो रही हैं, अभी ये हो रहा है। फाइनली जब डिसीजन हुआ तो वो तो उस वक्त हुआ जब शौकत खानम के हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स की टीम थी वो गई, सिंध से डॉक्टर्स को बुलाया गया, पंजाब के डॉक्टर्स गए। उन्होंने जब जाके रिपोर्ट दी तब जाके गवर्नमेंट ने माइंड बनाया और उन्होंने अदालत के ज़रिए जो है उनको बाहर भिजवा दिया। अब वो सबको पता चल रहा था कि इसके पीछे कोई और गेम है, इसके करने वाले, करवाने वाले कोई और लोग हैं और ये कोई सिर्फ़ जिस तरह कोर्ट ने कहा था कि चंद हफ्तों के लिए, तो वो चंद हफ्तों वाली गेम तो थी नहीं। अब जब से मियाँ नवाज़ शरीफ साहब जो है वो लंदन में आप देख रहे हैं उनकी एक्टिविटीज़, होटलों पे खाने खा रहे हैं, सैर-तफ़रीह हो रही है, वॉक कर रहे हैं, तो वो चीज़ें भी सामने आ रही हैं, फ़ोटोज़ भी आ रहे हैं, वीडियोज़ भी आ रहे हैं। तो उससे ज़ाहिर है तकलीफ़ गवर्नमेंट को पहुँची, ये उन पे तनकीद भी होने लगी कि तुम इतना बड़ा नारा मार के आए थे कि जी हम एहतसाब करेंगे, इधर तो तुमने कोई डील कर ली है। तो जो तहरीक-ए-इंसाफ को जो मैंडेट जो भी मिला है, चाहे वो जिस तरह दिलवाया गया या मिला है व्हाटएवर, उस सारे कहानी के पीछे जो उनका सारा जो गुब्बारे में हवा थी, वो थी कि हम एहतसाब करेंगे। हम लोगों का लूटी हुई दौलत स्विट्ज़रलैंड में जो पड़ी है बस उधर से अकाउंट में उठा के पाकिस्तान के अकाउंट में डाल देंगे। ये मुराद सईद टाइप के लोग जो है, इन लोगों ने जिस तरीके से ये बातें की थी, अब अगर आप उठा के देख लें तो ये यू टर्न इनके ऐसा गले पड़ गया है कि एक भी बात इनकी जो है उस पे खुद भी नहीं खड़े हैं, उसके उलट करते जा रहे हैं। तो एहतसाब सबसे पहले कोई कभी शेख रशीद बयान दाग देता है कि अब फलाना एल होगा, अब खुर्शीद शाह पकड़ा जाएगा, अब ये होगा। तो ये कौन-सा एहतसाब है भाई? ये तो इंतकाम आप ले रहे हैं। तो उस सारे स्लोगन में, उस सारे जो हवा बनाई थी इन्होंने उसमें नाकाम हो गए। अब 2 साल में डिलीवर भी कुछ नहीं कर पाए और महँगाई इतनी उरूज पे जा रही है, कोई चीज़ इनके मतलब से हो नहीं रही है। तो अब फ्रस्ट्रेशन के उस चक्कर में आके इन्होंने कहा कि जी अब मियाँ नवाज़ शरीफ को गिर्द जो है थोड़ा गहरा तंग करें, लोगों की अटेंशन को डाइवर्ट करें। तो जिस तरह कराची का इश्यू छेड़ा गया आपको पता है, तो फ़रोग नसीम साहब उल्टे पु पुल्टे बयान दाग देते हैं, कोई न कोई कॉन्स्टिट्यूशन का क्लॉज़ को मिसकोट करके, और वो फिर एमक्यूएम को एक पॉलिटिक्स का बहाना मिल जाता है, सिंध में मज़म्मत पड़ जाती है और वो सारे लाल बत्ती के पीछे लग जाते हैं, गवर्नमेंट अपने जो है वो उल्लू सीधे करती रहती है। तो अभी भी ये जो है, ये मुझे ऐसा ही लगता है कि ठीक है, गवर्नमेंट वो करेगी अपनी फेस सेविंग के लिए, ये कर तो रही है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर नवाज़ शरीफ के अंदर पॉलिटिकल सेंस है ना, नवाज़ शरीफ को वापस आना चाहिए। भले उसको जेल में डालते हैं, जेल में डालें, आप फिर देखें कि नवाज़ शरीफ की पॉलिटिक्स कहाँ से कहाँ पहुँचती है। तो जब अब उन्होंने टक्कर अगर लिया ही है, एंटी एस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिक्स का उन्होंने बेड़ा उठा ही लिया है, तो उनको पीछे नहीं हटना चाहिए और इससे गवर्नमेंट की सुबकी होगी। गवर्नमेंट ये समझती है कि शायद इनके लिए अच्छाई होगी, अच्छाई नहीं होगी। ये गले पड़ेगा नवाज़ शरीफ, और नवाज़ शरीफ अगर पॉलिटिकल आदमी है तो मैं कहता हूँ उनको फौरी तौर पे वापस पाकिस्तान आना चाहिए। एजाज साहब, पिछले हफ्ते
مریم نواز باہر نکلی، صاحب کورٹ نے سمن جاری کیے، وہ باہر میدان روڈ پہ آ گئی، پولیس کے ساتھ کارکنوں کی کشیدگی ہو گئی، پتھراؤ ہو گیا. کیا وہ بھی اسی پریشر کا حصہ تھا کہ میاں نواز شریف کو واپس نہ بلایا جائے، نہ لایا جائے، یا مسلم لیگ کو ایک مرتبہ پھر سے ریوائیو کرنا تھا، کیونکہ بہت ساری مسلم لیگ پہ تنقید ہو رہی تھی کہ میاں شہباز شریف نے ڈیل کر دی اور سارا کچھ ختم ہو گیا ہے؟ دیکھیں اس کے دو چار اسپیکٹ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جس طرح شیخ رشید نے دعویٰ کیا، اب اس میں کتنی صداقت ہے یہ الگ بات ہے، کہ انہوں نے کہا کہ جی مریم نواز نے در پردہ کوشش کی کہ ان کو لندن جانے کی اجازت دی جائے، جو کہ نہ ملی. لیکن میں ایز اے پولیٹیکل انالسٹ یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے دو چیزیں. ایک تو یہ ہے کہ مسلم لیگ نون نے ریئلائز کرا دیا کہ ابھی ہم مرے نہیں ہیں، ہم موجود ہیں. تو ویل پلانڈ ایونٹ تھا. مسلم لیگ نون نے یا میاں نواز شریف گروپ نے؟ شہباز تو بیٹھا ہے، دیکھیں کچھ نہیں ہاں کر رہا. وہ ہے، وہ مسلم لیگ ہے ہی نواز شریف کی نا. شہباز شریف کو کون جانتا ہے؟ شہباز شریف کل اگر آ جائے تو وہ سوائے جو اسٹیبلشمنٹ والے بندے ہیں وہ اس کے ساتھ ہوں گے. باقی جو جینین پولیٹیکل ورکر ہیں جو مارے کھا کے آئے ہیں یا جن کے گراس روٹ لیول پہ لوگوں کا تعلق واسطہ ہے، وہ تو نواز شریف کو مانتے ہیں نا. مسلم لیگ مینس نواز شریف. اب نواز شریف جس کو انڈورس کرے گا وہی مسلم لیگ ہوگی. باقی تو اسی طرح ہوں گی جس طرح پچھلے 70 سال سے مسلم لیگوں کا حشر دیکھتے آئے ہیں کہ وقت ضرورت جو ہے وہ بنتی ہے پھر ختم ہوتی ہے. تو شہباز شریف کی اگر مسلم لیگ بنتی ہے تو اس کی حیثیت بھی کیو لیگ سے یا جو ہے وہ کنونشن لیگ سے یا قاسم لیگ ضیاء سے لیگ سے جنیجو لیگ سے ان سے کم مختلف مختلف نہیں نہیں ہوگی. ہوگی. تو یہ ایک ایونٹ تھا جو مریم نواز نے بڑا کلیورلی پولیٹیکلی اس کو لوگوں کو تیار کیا، اور ویل پلانڈ ان کا شو تھا، اور اس میں جو ہے ایک حد تک وہ کامیاب رہے. دیکھیں ایک تو یہ وہ میسج دینا چاہ رہے تھے کہ بھائی پارٹی جو ہے وہ آپ جس سے تاثر جا رہا تھا کہ ختم ہو گئی، پتہ نہیں کیا ہو گیا، نواز شریف ادھر چلا گیا، شہباز شریف یہ اپنے جو بھی پالیسی ان کی ہے آپ کو پتہ ہے سب کو. تو اس میں مریم نواز نے ایک ڈفرنٹ ٹائپ آف کارڈ کھیل کے ایک تو اپنی ریلیونس بنوائی. دوسرا یہ ایک میسج دیا کہ نیب دیکھو یار مسکری بنایا ہوا ہے، نیب نے بھی کون سا احتساب کر رہے ہیں. 2 سال سے کچھ بھی تو تو نہیں ہو رہا. گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. جب ایف آئی اے نے آپ کو کلیئر رپورٹ دی ہے کہ آٹا چور جو ہے کون ہے، چینی چور کون ہے، پیٹرول چور کون ہے، اتنی انویسٹیگیشن کر کے تھارولی ایک اسٹیٹ آرگنائزیشن ہے وہ آپ کو رپورٹ دیتا ہے، اور آپ کہتے ہو ہم اس کا فورنزک آڈٹ کراتے ہیں. چل بھائی فورنزک آڈٹ رپورٹ بھی آ گئی، اب تو اس پہ کیس بناؤ نا، گرفتار کرو نا، یا اس کو اسپیشل پلان میں آپ لندن بھجوا دیتے ہو. اب تو سنا ہے کہ پھر سے دوستیاں بڑھ رہی ہیں. بالکل. تو یہ تماشا ہے نا. مقصد یہ کہنے کا یہ ہے کہ نیب کا جو سپریم کورٹ آف پاکستان ایک کانسٹیٹیوشنل ادارہ ہے، ہائیسٹ کورٹ آف دا کنٹری ہے، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ نیب اپنا کام قانون کے مطابق نہیں کر رہا، نیب جو ہے پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے یوز ہو رہا ہے. تو میرے خیال میں کہ اس سے بڑا اور کیا ہو سکتا ہے ایک ادارے کے لیے کہ جب ہائیسٹ کورٹ آف دا کنٹری یہ کہہ دے، اس کو تو شرم سے خود ہی ختم کر دینا چاہیے. اعجاز صاحب، کراچی کوآرڈینیشن کمیٹی بنی کہ کراچی کے مسائل حل ہوں گے، 6 نکات طے ہو گئے، پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایک آ گئے ٹیبل پہ. لیکن جی ڈی اے کو تحفظات ہیں، اور جی ڈی اے کے سیکریٹری جنرل نے 2 روز پہلے پریس کانفرنس کی. ایاز لطیف پلی جو صاحب نے اور انہوں نے دھمکی دی کہ اگر کمیٹی قائم نہیں کی گئی تو وہ جی ڈی اے علیحدگی کے آپشن پہ غور کرے. تو آپ کو لگتا ہے کہ جی ڈی اے ایز اے ہول علیحدگی کے آپشن پہ غور کرے گی؟ ڈاکٹر فہمیدہ مرزا منسٹری چھوڑے گی اور باقی ساتھ پیر پاگارو صاحب چھوڑ دیں گے. دیکھیں جی ڈی اے بھی نظریہ ضرورت کے تحت قائم ہوا، تو نظریہ ضرورت کے تحت قائم ہونے والے اس طرح کے جو الائنس ہوتے ہیں ان کا انجام بھی کوئی جو ہے وہ پہلے سے جو مثالیں مختلف نہیں موجود ہوگا. ہیں اس سے کوئی مختلف نہیں ہوتا. تو جی ڈی اے میں علیحدہ اگر ہو بھی جائیں، یہ 2 سال سے جی ڈی اے کو پوچھا کس نے، جی ڈی اے کی حیثیت کیا ہے اس وقت. تو جب ان سے کوئی پوچھا نہیں، فیڈرل گورنمنٹ نے آن بورڈ نہیں لیا، انہوں نے تو شخصیات کو ڈیل کیا نا. پیر صاحب پگاڑا کو راضی رکھا ہوا ہے، فہمیدہ مرزا کو منسٹری مل گئی، باقی علی گوہر مہر ہے، ایاز لطیف پلی جو ہے وہ یا عباسی ہے، ڈاکٹر فلسفہ ڈاکٹر جو سب عباسی، وہ وہ تو بیچارے وہ اپنا ابھی رونا منظر پہ روتے بھی. بیٹھ کے جو ہے، تو وہ ایک کوئی ہمیں کوئی پلیٹ فارم افیکٹو پلیٹ فارم تو ہے نہیں. تو یہ شخصیات پر مبنی جو ایک الائنس تھا، اس میں بھی ہر ایک کی اپنی اپنی
प्रायोरिटीज़ भी हैं, तरजीहात भी हैं और पार्टियाँ भी हैं, तो वो जो है इससे कोई ख़ास फ़र्क पड़ेगा नहीं। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि 6 रुकनी जो कमेटी बनी, देखें 6 रुकनी कमेटी रातों-रात कैसे बन गई? वो तो कामरान खान ने बता दिया कि एक जनरल साहब थे, वो 2.5 फीट की डंडी लेके उठे और 2 मीटिंगें हुईं और रज़ामंदी हो गई। तो ये सारा काम जो है, अब मसला क्या है, इसके पीछे भी एक कहानी है। अब 28 अगस्त को बल्दियाती इदारे ख़त्म हो रहे हैं, उसके बाद आपने लगाने हैं एडमिनिस्ट्रेटर। अब जो जब तक इलेक्शन होते हैं, ये कोरोना का बहाना, कोई और बहाना, लॉ एंड ऑर्डर, कोई मसाइल अपनी जगह पे, लेकिन तब तक इन्होंने थ्रू एडमिनिस्ट्रेटर जो है, ये सारे अपने उल्लू सीधे करने हैं, माल खाना है। तो उसमें एमक्यूएम भी चाहती है कि हमें हिस्सा मिले। ये शेयरिंग के लिए। बिल्कुल पावर शेयरिंग की इसके पीछे कहानी ये है कि अगर कल हम डेवलपमेंट स्कीम, फेडरल गवर्नमेंट ने वहाँ कंपनी बनाई हुई है, अब उसके थ्रू करेंगे। अब सिंध गवर्नमेंट को वर्ल्ड बैंक का पैसा मिलने वाला है, ये जो है निकासी है आपके हवाले से, वो पानी की फराहमी के हवाले से, तो ये लोग तो एनडीएम वाले पहले ही पहुंच गए, अभी तो उनसे बातचीत चल रही थी, पैसे तो मिले नहीं थे, तो वो अपने 3 नाले जो है आगे पीछे करके वापस आ गए। तो अब ये उस पर ताड़ में बैठे हुए हैं कि भाई जो सिंध में बड़ा केक जब भी आए कटे तो उसमें हमें हिस्सा मिले। तो ये कहानी तो सारी उसकी थी कि भाई बंदर बांट कैसे करनी है। लेकिन इसमें मुराद अली शाह एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि जी मैं अपना सूबे का एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर जो है वो शेयर नहीं करूँगा। अच्छी बात है, होना भी नहीं चाहिए। तो अगर आइनी तौर पे देखा जाए तो इस कमेटी की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। ये एक वफाक की तरफ से सूबे में मुदाखलत है, खुल्लम खुला मुदाखलत है कि भाई आप एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट को काम क्यों नहीं इंडिपेंडेंटली करने देते। इसका मतलब है कि कल पीपल्स पार्टी कहे कि जी हमें खैबर पख्तूनख्वा में शेयरिंग करो, तो आप करेंगे इस तरह? तो ये नए गलत रवायत डाल रहे हैं। और जो भी इसके पीछे हैं, जो भी वो लोग अब अंधे नहीं हैं, सबको पता चल जाता है कि इसका मकसद क्या है। और ये अवाम-बवाम के दुःख इनको जितना है वो सबको पता है। तो सारा इसके पीछे कहानी जो है वो बंदर बाट की है। नाज़रीन, ये थे सीनियर सहाफ़ी एजाज़ महर, और जिसका कि ये कहना है कि मियाँ नवाज़ शरीफ की वतन वापसी हो, और जो एहतसाब है वो हो, या कराची के मसाइल के हल के हवाले से कमेटी, सारा कुछ बंदरबांट है। इसके अलावा इसके पीछे कुछ भी नहीं है। लोगों को कोई मसाइल, इनके प्रायोरिटीज़ नहीं है। ये शेयरिंग के लिए सब कुछ किया जा रहा है। तो अब देखते हैं कि अगले दिनों में ये शेयरिंग का मामला कहाँ पहुँचता है, जीटीए क्या करती है, अयाज़ लतीफ़ अली जो ख़ास करके वो क्या करते हैं। तो इस हवाले से जो भी अपडेट है आपसे शेयर करते रहेंगे। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।